गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और इस दौरान हमें कम समय में अपनी तैयारी करनी है, तो लेकर आए हम आपके लिए आपका बेहतरीन चैप्टर सदिश बीजगणित। और जैसा कि आप जानते हैं, वेक्टर पोर्शन से लगभग 17 नंबर तक के क्वेश्चन आपके बनेंगे और वेक्टर के 2 पार्ट आपको पढ़ने हैं, जिसका पहला पार्ट आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित। ठीक, इसके टॉप मोस्ट क्वेश्चनों के ऊपर हमें चर्चा करना है। ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, पहले हम उससे देखेंगे, फिर इसके बड़े क्वेश्चन पर भी चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पे सीधे से चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, जब सत्य है कहता है तब तो बहुत आसान होता है, सत्य नहीं कहता है तो थोड़ा सा यहाँ पे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो इसे हम समझ लेते हैं कि कौन सा सत्य विकल्प है या कौन सा सत्य नहीं है। तो सबसे पहले त्रिभुज रूल आपको आना चाहिए। यहाँ पे जो आपको त्रिभुज दिया है, इसमें आपका त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है और ये डायरेक्शन दिया है। ठीक, अगर आपने त्रिभुज रूल पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि अगर हम ए को बी से मिलाएं, यानी जो वेक्टर ए बी होगा प्लस वेक्टर बी सी होगा, तो ये बराबर होता है वेक्टर ए सी के। ठीक, कैसे हम इसको समझेंगे? तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी है, तो अगर पहले का यानी ये पहला जो आपको सदिश दिख रहा है, इसका ये दूसरा पद अगर दूसरे के पहले से मिल रहा हो तो हम इसे गायब करते हैं और ये लिखते हैं वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर हो जाता है वेक्टर ए सी। अब देखो ध्यान से, इसको हम मिलाएं कि हमारे में है या नहीं है। तो अगर आप इसको एक लाइन और बढ़ाओगे तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए, ये तो सही बात है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी बराबर 0 वाला विकल्प कहाँ है? तो यहाँ है। तो ये तो सत्य है ना, ये सत्य। और हमको किसको ढूंढना है? जो सत्य नहीं है। तो ये भी सत्य है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें, जो हमें मिल गया है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी बराबर 0 होगा। अब हम देखिए ध्यान से, इसको छाट लिए कि ये नहीं होगा। अब इस वाले को देखते हैं। यहाँ पे दिया कि वेक्टर ए बी मैच कर रहा है वेक्टर बी सी, ठीक है, और प्लस वेक्टर सी ये दिया है। तो अब एक बात का ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए सी को हम माइनस वेक्टर सी ये लिखते हैं, यानी कि क्रम बदलने पर चिन्ह बदलेगा, यानी दिशा बदल जाएगी। तो वेक्टर ए सी को हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर सी ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका वेक्टर ए बी है तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, और ये माइनस है तो माइनस। क्या मैं वेक्टर ए सी के स्थान पर वेक्टर सी ए यानी कि माइनस वेक्टर सी ए लिख सकता हूँ? अब ये जैसे ही आपका कोष्टक हटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर 0। तो हमने देखा कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। तो भाई हमें तो गलत का चुनाव करना है। अब हम तीसरी चीज देखते हैं, वह क्या है। तो इतनी चीजें जब हमारी मैच कर गई हैं तो तीसरी पर भी विचार करना है। हमने देखा कि हमारा आया था कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी बराबर कितना है? 0। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन। अगर इस वाले ऑप्शन को देखा जाए या इस वाले ऑप्शन को हम देखें, तो अभी हमने देखा था कि माइनस वेक्टर ए सी को जब हम चेंज किए थे तो ये आया था प्लस में वेक्टर ए सी। अब यहाँ पे इसको डायरेक्शन फिर चेंज किया है, सी वेक्टर बी है। तो अगर हम यहाँ पे प्लस वेक्टर बी सी लिखे हैं तो इसको लिखा जा सकता है माइनस वेक्टर सी बी। ठीक, तो अगर हम प्लस वेक्टर बी सी के स्थान पर माइनस वेक्टर सी बी लिख दें तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर सी बी। तो हमने देखा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो जरूर ये वो ऑप्शन होगा जो आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि आई कैप डॉट जी कैप क्रॉस की कैप प्लस जी कैप डॉट आई कैप क्रॉस की कैप प्लस की कैप डॉट आई कैप क्रॉस जी कैप का मान है। ठीक, बहुविकल्पीय तो जरूर है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझना है हमको। देखिए ध्यान से, जब आप जैसे इसकी प्रॉपर्टीज सब समझेंगे, वेक्टर कह सकते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब हम सीखते हैं या आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा जाता है, डॉट प्रोडक्ट हम सीखते हैं, तो यहाँ पे कुछ बातें करते हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर हम इकाई सदिशों का गुणा करते हैं तो उसका निर्धारण इस वलय से हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वलय बना लें,
यहाँ पे आपका हो जाए आई कैप, ये हो जाए जे कैप और ये हो जाए के कैप। तो यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है, वो ये है कि अगर आई कैप क्रॉस हो जाए जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप हो तो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा? आई कैप। आगे तीर की दिशा में चलेंगे, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या हो जाएगा? आई कैप। और यहां से देखेंगे कि अगर आई कैप, देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो गया? के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप क्या हो गया? आई कैप। अब के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? तो के कैप क्रॉस आई कैप बराबर हो जाएगा जे कैप। यानी अगर हम इस तीर के डायरेक्शन में चलते हैं तो मान पॉजिटिव ले जाएंगे, और यही डायरेक्शन के विपरीत जब हम चलेंगे तो मान लेंगे हम नेगेटिव। तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या हुआ? के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप बराबर हो जाएगा जे कैप। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। अब इसी को उलट दीजिए, क्रम बदलो। जैसे अगर जे कैप क्रॉस आई कैप हो जाए तो क्रम बदलने पर चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। ये जो आपका के कैप क्रॉस जी कैप होगा वह हो जाएगा माइनस आई कैप, और ये जो आपका आई कैप क्रॉस के कैप होगा ये हो जाएगा आपका जी कैप माइनस में। अब इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे आई कैप यहाँ पे आई कैप क्रॉस के कैप, तो चिन्ह की क्या? तीर के दिशा के विपरीत चलना है, तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा? माइनस ए कैप। देखिए, और के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप। अब यहां से हम अगर पीछे चले, जे कैप क्रॉस आई कैप तो माइनस क्या हो जाएगा? के कैप। इस तरीके से ये रूल हमें याद होना चाहिए। ये किसका है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पे हम देखें, अगर वही डॉट मल्टीप्लिकेशन हो तो डॉट मल्टीप्लिकेशन में आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1। जी कैप डॉट जी कैप कितना होता है? 1। के कैप डॉट की कैप कितना होता है? 1। इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से अगर आपका आई कैप डॉट जी कैप हो तो 0 होगा, जी कैप डॉट की कैप हो तो 0 होगा, के कैप डॉट आई कैप हो, कैप डॉट आई कैप बराबर 1, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1, के कैप डॉट के कैप बराबर 1। लेकिन आई कैप डॉट जे कैप यानी कि अगर सेम है तो 1 होगा, अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है यानी आई कैप जे कैप के कैप डॉट आई कैप हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। ये चीजें हम चर्चा करेंगे जब कभी कॉन्सेप्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ वो चीजें पढ़ रहे हैं ताकि हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जे कैप क्रॉस के कैप है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। जे कैप क्रॉस क्या है? के कैप। तो हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। जैसे आई कैप का आई कैप लिखेंगे डॉट, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है? तो जे कैप क्रॉस के कैप होता है आई कैप, तो यहाँ पे लिख लेंगे आई कैप। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप मिलाओ, यहाँ पे आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप है तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप। और फिर आपका है अगला प्लस के कैप है तो के कैप है डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप, तो यहाँ पे देखिएगा आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? के कैप। अब इसको देखो ध्यान से, आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा? अभी पढ़ा है 1, और ये प्लस माइनस माइनस है, जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप कितना होगा? 1। तो ये देखो 1 माइनस जे कैप डॉट जे कैप 1 और प्लस 1, तो एक में से एक घटा तो ये 0 हो गया, तो कितना आंसर हो जाएगा? 1। यानी हमारा जो ऑप्शन है बी सही होगा, 1 आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला है कि सदिशों आई कैप माइनस 2 से कैप प्लस 3 के कैप व 3 आई कैप माइनस 2 से कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो सदिश हैं, तो हम इन दोनों सदिशों को लिखेंगे। पहला होगा आपका वेक्टर ए से मान लेते हैं, इसकी वैल्यू है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और ये जो आपका वेक्टर बी है इसकी वैल्यू है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि उनके बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें एक सूत्र पढ़ाया गया था कि अगर दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो और उनके बीच का कोण थीटा हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पहले प्राप्त करेंगे, फिर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और कॉस थीटा में इसी थीटा को हमें प्राप्त करना है। तो याद रखिएगा, अगर दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हो और उनके बीच का कोण थीटा हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई
मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्राप्त करना। तो सबसे पहले देखिए कॉस थीटा का कॉस थीटा लिखेंगे, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, तो वेक्टर ए की वैल्यू है आई कैप माइनस 2 कैप प्लस 3 की कैप, और फिर आपका डॉट है वेक्टर बी की वैल्यू है 3i कैप माइनस 2 कैप प्लस में के कैप, पूरे का बटा। अगर कोई भी सदिश दिया और उसका मॉड ज्ञात करें, जैसे वेक्टर ए दिया है आई कैप माइनस 2 कैप प्लस 3 की कैप, तो इसका जो मॉड होता है ना, मॉड यानी कि परिमाण, वह होगा रूट में आई कैप के गुणांक का वर्ग। तो यहाँ पे आई कैप अकेले है, इसके साथ 1 होगा, तो आई कैप का गुणांक कितना, 1, तो 1 का वर्ग प्लस जे कैप का गुणांक कितना है, -2 का वर्ग प्लस की कैप का गुणांक कितना है, 3 का वर्ग। तो जो मॉड वेक्टर ए होगा वह बराबर होगा रूट में 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 बराबर रूट में 9 4 13 और 1 14। उसी तरीके से हम वेक्टर बी का भी मॉड ज्ञात करेंगे। तो जो वेक्टर बी का मॉड होगा वह होगा बराबर रूट में आई कैप का गुणांक कितना, 3 का वर्ग, जे कैप का गुणांक कितना, -2 का वर्ग, और की कैप का गुणांक कितना, तो 1 का वर्ग। तो रूट में हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो 9 4 13 और 1 14, ये भी आपका आ गया 14। तो मॉड वेक्टर ए के स्थान पे हम लिख सकते हैं रूट में 14, और मॉड वेक्टर बी का भी मान होगा रूट में 14। कॉस थीटा बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम अदिश गुणन जब कराते हैं तो अदिश गुणन कराते समय आई कैप के गुणांक का गुणा आई कैप वाले से, जे कैप के गुणांक का गुणा जे कैप के गुणांक से, और की कैप का की कैप से होता है। जैसे आई कैप का यहाँ पे गुणांक कितना 1, यहाँ पे आई कैप का गुणांक कितना है 3, तो 1 का गुणा कराएंगे हम 3 से, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ है 2 यहाँ है 2, तो 2 गुणे 2, की कैप का गुणांक यहाँ पे कितना है, तो पहले प्लस 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 ही रहेगा, की कैप का गुणांक है 3 और यहाँ पे की कैप का गुणांक है 1। तो कॉस थीटा, और यहाँ पे देखिए पूरे का बटा वेक्टर, यहाँ पे रूट में 14, रूट में 14 आपका सिर्फ 14 हो जाएगा। ऐसे में कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो 1 तिया 3, 2 दूनी 4, तो 4 3 7 और 3 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/14। अब हमें क्या करना है, कटा लें अगर, तो ये आएगा 5/7। तो जब आपका कॉस थीटा बराबर 5/7 है, हमें थीटा ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7, और यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये आपका। प्रश्न है, यदि ए बी सी व डी समतल के 4 बिंदु हैं तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर डी ए बराबर कितना डी सी। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आपके एलएचएस में दिया हुआ है कि आपको क्या करना है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर डी ए को सिद्ध करना है डी सी। ये हमारा एलएचएस है, ठीक। अगर हमें डीसी के बराबर इसको पुट करना है, प्रूफ कर देना है, तो हम सबसे पहले एक रूल बताए थे आपको, यदि पहिलके का दूसरका और दूसरके का पहिलका सेम हो जाए तो इसे गायब कर देते हैं। जैसे वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी है, तो देखिए एक बात बता रहे, कई लड़के ये सोचते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा, तो इसको भी समझ लें कि अगर ये आपका वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी है तो इसको पढ़ने का तरीका होता है, वेक्टर ए बी का मतलब होता है वेक्टर यानी कि बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस वेक्टर ए का स्थिति सदिश। कई बार समझाए हैं, वेक्टर ए बी का मतलब होता है बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, और सारी दूरियां मापी किससे जाती है, मूल बिंदु से, इसलिए ऐसा लिखते हैं। प्लस उसी तरीके से वेक्टर बी सी है तो इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। अब आप पाएंगे कि वेक्टर ओ बी से वेक्टर ओ बी कट जाता है और ये हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। अब इसको अभी हमने बताया, जब वेक्टर ए बी होता है तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होता है, तो यहाँ पर भी तो वेक्टर सी माइनस ए है, तो इसको सजाएंगे तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए सी। इसीलिए मैंने एक डायरेक्ट रूल बता दिया, यदि पहिलके का दूसरका और दूसरके का पहिलका समान है, जैसे इसमें पहिलके का ये भी बी है और ये भी बी है, तो इसको गायब करके लिख सकते हैं वेक्टर ए सी, और प्लस में हो जाएगा वेक्टर डी ए। अब देखो इसमें भी हम देखें तो वेक्टर ए सी प्लस क्या हो गया है वेक्टर डी ए। हमको कितना प्रूफ करना है, इसको डीसी प्रूफ कर देना है। कितना प्रूफ करना है, डीसी। अब इसको अगर सजा के लिखें तो वेक्टर डीए प्लस वेक्टर क्या लिखा जा सकता है, एसी। पहिलके का दूसरका और दूसरके का पहिलका सेम है, ये गायब हो जाएगा,
तो ये हो गया वेक्टर डीसी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ भी दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में क्रमशः वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी ए से निरूपित तीन सदिशों का योग कितना होगा। यानी आपको वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर सी ए को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे वह देखिए। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए बी जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह, वेक्टर बी सी और प्लस में कितना है, वेक्टर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर क्या है, बी सी है, तो हम जानते हैं कि पहले का दूसर का और दूसर का पहले का सेम है, तो इसे हम गायब कर देंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए सी। यहाँ है प्लस वेक्टर सी ए। अब तो हम इसको देख रहे हैं कि अगर हम इसको जोड़ते हैं तो वेक्टर ए आएगा। देखो यहाँ पर भी पहले का दूसर का और दूसर का पहले का सेम होता तो वो कंडीशन होता, लेकिन हम इस चीज को देखें तो इसको चेंज भी किया जा सकता है, वेक्टर सी ए प्लस वेक्टर ए सी। तो पहले का दूसर का और दूसर का पहले का सेम है तो वेक्टर सी सी लिखा जा सकता है। याद रखना जिस सदिश में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी ऐसे शब्द आ जाए तो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं, और उसका वैल्यू हम जीरो लिखते हैं, जीरो वेक्टर कहा जाता है उसको। लेकिन अगर मान लीजिए लड़के से संतुष्ट नहीं है तो तरीका क्या है, तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं वेक्टर ए सी को वेक्टर ए सी लिखेंगे। अब ये सी ए है, इसको ए सी बनाना है, क्रम बदलना है। तो अगर हम क्रम को बदल दें तो दिशा बदलेगी, और दिशा बदलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। वेक्टर सी ए को लिखा जा सकता है माइनस वेक्टर ए सी, तो वेक्टर ए सी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो गया वेक्टर ए सी। ए सी से ए सी को कटा लेंगे, जीरो वेक्टर आएगा। और वही चीज मैं पहले भी कह रहा था कि इसको आप वेक्टर ए लिख सकते हैं, और वेक्टर ए का मतलब ये होता है शून्य सदिश। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। दिया का कि ए बी सी डी ई एक पंचभुज है, और वेक्टर ए बी, वेक्टर ई, वेक्टर बी सी, वेक्टर डी सी, वेक्टर ई डी व वेक्टर ए सी एक बिंदु पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ये बल कार्य कर रहे हैं, तो सिद्ध करना है कि उनका परिणामी बल 3 वेक्टर ए सी होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बलों का अध्यारोपण है, यानी इनका योग ज्ञात करना है। तो ऐसे में आपको ये सिद्ध करना है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर डी सी प्लस वेक्टर ई डी प्लस वेक्टर ए सी, ये सब मिलकर के कितना होंगे, 3 वेक्टर ए सी होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ये देखिए वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी, हम जानते हैं कि यहाँ पहले का दूसरे का और दूसरे का पहले का सेम वाला रूल है, तो हम एक साथ रखेंगे। अच्छा दूसरी चीज देखो, अगर वेक्टर ए और वेक्टर ई डी को एक पास रखा जाएगा तो यहाँ पर भी पहले का दूसरे का वही है जो दूसरे का पहले का, तो एक साथ रख सकते हैं। तो इसको हम सजा लेंगे कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर ए ई और प्लस वेक्टर ई डी एक स्थान पे, और उसके बाद से यहाँ पे वेक्टर डी सी आप प्लस वेक्टर ए सी, तो ये तो हमें चाहिए ही। अब देखो पहले का दूसरे का और दूसरे का पहले का सेम है, तो बी को गायब करेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर ए सी प्लस पहले का दूसरे का और दूसरे का पहले का सेम है, तो ये भी गायब होगा, और ये हो जाएगा वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी सी, और यहाँ है प्लस वेक्टर ए सी। अब एक वेक्टर ए सी और एक वेक्टर ए सी, ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए सी प्लस। अब यहाँ पर भी पहले का दूसरे का और दूसरे का पहले का सेम है, ये भी गायब हो गया, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए सी। अब 2 वेक्टर ए सी प्लस 1 वेक्टर ए सी बराबर हो जाएगा 3 वेक्टर ए सी, और यही हमें प्रूफ करना था। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न में थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक कण पर 3 बल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप आई कैप माइनस 4j कैप हुआ माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप लग रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि कण संतुलन की अवस्था में। तो सबसे पहले संतुलन की अवस्था किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का परिणामी क्या हो, शून्य हो जाए। यानी अगर ये 3 बल लग रहे हैं किसी वस्तु पर, यदि इन तीनों का परिणामी 0 हो जाए तो हम ये कहेंगे कि वह संतुलन में है। तो हमें क्या करना है कि इनका परिणामी ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे 3 बल हैं, इन तीनों बलों का अगर योग हमारा कितना आ जाए, अगर वह हमारे तीनों बलों का योग मिलकर के 0 वेक्टर आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि वो संतुलन में होगा। तो तीनों बलों का परिणामी याद करेंगे, तीनों बलों का परिणामी। तो तीनों बलों का परिणामी का मतलब वो तीनों को जोड़ेंगे, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस, अब इस वाले को जोड़ो i कैप माइनस 4j कैप, और माइनस में है 3i कैप प्लस j कैप और माइनस 4k कैप।
अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस में 4k कैप है, यहाँ पे माइनस में 4k कैप है, ये कट जाएगा। और आगे देख लो, ये 2i कैप और i कैप कितने हुए 3i कैप, फिर 3j कैप है, यहाँ पे 3j कैप और प्लस j कैप कितना हो जाएगा 4j कैप। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले से माइनस में 4j कैप है, इधर माइनस में 3i कैप। अब माइनस 4j कैप से प्लस 4j कैप कट जाएगा, 3i कैप से माइनस 3i कैप कट जाएगा, ये आएगा जीरो वेक्टर। अब चूंकि कि इन तीनों बलों का परिणाम में जीरो आया है, तो इसका मतलब है कि जो कण होगा वह संतुलन की अवस्था में होगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि तीनों बलों के योग का परिणाम में जीरो है, अतः कण संतुलन की स्थिति में रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस रहेंगे इसके। यहाँ पे आपको प्रश्न पूछ दिया गया कि बिंदु P इसके निर्देशांक दे दिए गए तथा Q और इसके भी निर्देशांक दे दिए गए। आपसे ये पूछ दिया गया कि P और Q के बीच की दूरी क्या होगी। इट मीन्स कि आपको PQ ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर इसको एकदम समझना चाहते हैं तो आप एक चतुर्थांश बनाएंगे। जैसे ही आप चतुर्थांश बनाएंगे तो यहाँ पे आपके दो पॉइंट है, एक P है और एक Q है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए P और एक यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए Q। और P का निर्देशांक दे दिया है 1, -3, 4 और Q का निर्देशांक है -4, 1 और 2। तो यहाँ पे जो निर्देशांक दिए हैं इसका मूल बिंदु से दूरी, आप सबको पता है कि मूल बिंदु से अगर ये बिंदु P को मिलाने वाली रेखा है तो इसी OP को कहते हैं बिंदु P का स्थिति सदिश। और अगर हम O को Q से मिला दें तो OQ को कहा जाता है बिंदु Q का स्थिति सदिश। लेकिन हमको पता करना है PQ, क्या पता करना है PQ, यानी बिंदु P और Q के बीच की दूरी। तो ये बन गया एक त्रिभुज। अगर हम यूं जाएं, ऐसे इस डायरेक्शन में जाएं, ऐसे अगर इस डायरेक्शन में जाएं तो हम सबको पता है त्रिभुज नियम का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज OPQ में अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा OP। अच्छा पहले तो एक चीज और देखो, अगर O से P के बीच की दूरी है तो हमने कहा अगर ये बिंदु P और इसके निर्देशांक दिए गए हैं तो जो OP होगा वो बिंदु P का स्थिति सदिश होगा। तो इसको हम लिखते हैं वेक्टर OP। अच्छा स्थिति सदिश कैसे लिखते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिखाए गए हैं ये x एक्सिस यानी x निर्देशांक होता है, ये y निर्देशांक होता है और ये z निर्देशांक होता है। तो x एक्स के दिशा में इस दिशा में i कैप लेते हैं, y के दिशा में j कैप और z एक्स के दिशा में k कैप। यहाँ पे हम इसको सेटल करेंगे i कैप यानी 1 के साथ, तो ये हो जाएगा i कैप, माइनस का चिन्ह है 3 तो j कैप, फिर प्लस हो जाएगा 4 k कैप। ये हो गया वेक्टर OP। ऐसा वेक्टर OQ क्या होगा, वेक्टर OQ को कहेंगे बिंदु Q का स्थिति सदिश। और यहाँ पे चूंकि x कोऑर्डिनेट -4 है तो इसमें i कैप का गुणा कराओ, प्लस जो y कोऑर्डिनेट है वो 1 है तो 1 से गुणा कराएंगे j में तो j कैप हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2k कैप। इस तरीके से वेक्टर OP और वेक्टर OQ ज्ञात कर लिया, यानी कि बिंदु P का स्थिति सदिश और बिंदु Q का भी स्थिति सदिश ज्ञात कर लिया। अब त्रिभुज नियम का प्रयोग कर लो। यहाँ पे त्रिभुज आपका हो जाएगा OPQ में आप देख सकते हैं कि वेक्टर OP प्लस वेक्टर जो PQ होगा, यानी देख रहे हो ना, पहले के का दूसरे का और दूसरे के का पहले का सेम है तो ये वेक्टर OQ के बराबर होगा। अगर हम वेक्टर PQ प्राप्त करना चाहते हैं तो वेक्टर PQ बराबर होगा वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। तो वेक्टर PQ का वेक्टर PQ लिखेंगे, वेक्टर OQ की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ है -4i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ कर लेंगे माइनस, और वेक्टर OP की वैल्यू है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, अब यहाँ देखना वेक्टर PQ बराबर -4i कैप प्लस j कैप प्लस कितना 2k कैप। अब देखो माइनस i कैप माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब घटाना जोड़ना है वो कर लेते हैं। वेक्टर PQ बराबर -4i कैप और माइनस i कैप कितना हो जाएगा, तो -5i कैप प्लस j कैप और प्लस 3j कैप, तो ये हो जाएगा 4j कैप, और यहाँ प्लस 2k कैप माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप। अब देखो ये वेक्टर PQ है, यानी P और Q के बीच की दूरी, ये तो सदिश रूप में है तो अगर बीच की दूरी कहा है तो इसका मॉड ज्ञात कर लेंगे, और इसका मॉड होगा रूट में i कैप के गुणांक का वर्ग प्लस j कैप के गुणांक का वर्ग और प्लस k कैप के गुणांक का वर्ग। तो जो वेक्टर PQ का मॉड होगा वह बराबर होगा रूट में 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 25, प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा बराबर
25 और 20 हो जाएगा आपका 45, तो रूट में हो जाएगा आपका 45। 45 को लिख क्या सकते हैं, तो 45 को लिख सकते हैं रूट में 3 × 3 × 5। अब जिसका जोड़ा लगा उसको बाहर निकाल लिया, 3√5, यही इसका आंसर होगा मात्रक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अच्छा प्रश्न है ये आपका। यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी दो सदिश इस प्रकार है, यानी आपको दो सदिश इस प्रकार दिए गए हैं कि जो वेक्टर ए का मॉड है वह वेक्टर बी के मॉड के बराबर है और इसकी वैल्यू कितनी है, √2। फिर कहा है कि वह वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इट मींस कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू -1। तो आपको पता करना वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कितने का कोण होगा। तो हम सब जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे ही दिया है, तो हमारे पास सूत्र होता है cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। तो cos थीटा को हम लिखेंगे cos थीटा और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हो गया है आपका -1। मॉड वेक्टर ए की भी वैल्यू √2 है और फिर मॉड वेक्टर बी की भी वैल्यू √2 है। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 बाई कितना हो जाएगा 2। अब देखो cos थीटा को लिखेंगे cos थीटा और cos का cos हो गया, माइनस है तो माइनस, cos कितने का माइनस बटा 2 होता है, तो ये होता है 60 डिग्री का। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर ये हो जाएगा cos, अगर माइनस दिया है तो 180 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 180 - 60, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा cos 120। cos से cos की तुलना करेंगे तो थीटा बराबर कितना, 120 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देख लें कि 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 2k कैप व 5i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप का अदिश गुणनफल ज्ञात करना। बहुत ही आसान है, अदिश गुणनफल सबसे आसान होता है। यहाँ पे दो सदिश दिए हैं, तो एक को हम मान लें वेक्टर a जिसकी वैल्यू दी गई है 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 2k कैप, और एक दूसरा सदिश वेक्टर b दिया है जिसकी वैल्यू है 5i कैप प्लस j कैप और प्लस में आपका 2k कैप। हमें ज्ञात करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन। तो वेक्टर ए के स्थान पे वेक्टर ए की वैल्यू रखेंगे, तो ये है आपका 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस में आपका 2k कैप, और डॉट है तो डॉट लिखेंगे। वेक्टर बी की वैल्यू है 5i कैप प्लस j कैप और प्लस में कितना 2k कैप। अब हम सब जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में आई कैप का गुणा आई कैप वाले से, यानी आई कैप के गुणांक का गुणा आई कैप के गुणांक से, जे कैप का गुणा जे कैप के गुणांक से ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे आई कैप का गुणांक कितना है 3, यहाँ पे आई कैप का गुणांक कितना है 5, प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। जे कैप का गुणांक है 8 और यहाँ पे जे कैप के साथ कुछ नहीं है तो कौन है 1, और माइनस प्लस हो जाएगा -2 का गुणा हो जाएगा 2 से। तो जो आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्राप्त हुआ वह था 3 × 5 = 15, 8 × 8 - 4। तो जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आएगा वह होगा 15 और 8 23, 23 में से 4 गया तो 19 मात्रक, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ज्ञात कीजिए कि लैम्डा के किस मान के लिए सदिश इतना व इतना एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये कह दिया है कि हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है, कब, जब वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब होगा। अच्छा बाबू, लंबवत होने का प्रतिबंध आप लोगों को पढ़ाया जाता है। दो चीज हम पढ़ते हैं कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 आ जाए तो ये होगा कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब होता है। इसे हम कहते हैं लंबवत होने का प्रतिबंध, इसे हम कहेंगे लंबवत होने का प्रतिबंध। क्या था लंबवत होने का प्रतिबंध, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इसे हम कहते हैं लंबवत होने का प्रतिबंध, या वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब है। अच्छा, समांतर होने का प्रतिबंध क्या है, समांतर होने का प्रतिबंध है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 वेक्टर आना चाहिए, तो ये हो जाता है समांतर होने का प्रतिबंध। दो चीजें तैयार होनी चाहिए आपको कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 तो वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब होगा, और अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 तो वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर होगा। ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। चलिए, तो अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर लंबवत है तो जाहिर सी बात है कि इनका जो अदिश गुणन होगा वह 0 होगा। तो लिखेंगे लंबवत होने के प्रतिबंध से, यानी लंबवत लंब होने के प्रतिबंध से। तो लंब होने के प्रतिबंध से, तो लंब होने का प्रतिबंध होता है कि वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी कितने के बराबर होगा, 0 के। अब वेक्टर ए का मान यहाँ पे दिया है 15 आई कैप माइनस लैम्डा जी कैप और प्लस में 30 की कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर बी से, वेक्टर बी की वैल्यू है 16 आई कैप प्लस 12 जी कैप और माइनस 2 की कैप के, और ये है 0 के बराबर। अब आई कैप के गुणांक का गुणा आई कैप वाले से होगा, तो 15 का गुणा होगा 16 से, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 12 का गुणा होगा लैम्डा से, प्लस और माइनस माइनस, 30 का गुणा होगा 2 से और बराबर है 0। अब देखो 15 गुणे 16 आ गया भाई मेरे, 15 गुणे 16, तो 15 गुणे 16 तो 15 प्लस 1 16 लिख सकते हैं। 15 15 15 गुणे 15 225 और 15 एकम क्या हो जाएगा 15 240 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 240, ठीक। और माइनस है आपका 12 लैम्डा माइनस 30 दूनी 60 बराबर 0। अब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका माइनस 60 दिया हुआ है, अगर इसके साथ घटा लिया जाए तो ये 180 आएगा ना। 240 में से 60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 12 लैम्डा बराबर 0। अब माइनस 12 लैम्डा इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 12 लैम्डा बराबर हो जाएगा 180, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 180 बटा 12। तो 12 से कटा लेंगे इसको, हम सब जानते हैं कि लैम्डा का लैम्डा लिखेंगे, 12 एकम 12, 6 और 0 12 पचे 60, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 15, लैम्डा बराबर 15। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा सा मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको में देखना है। यदि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, तो आपसे पूछा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड क्या होगा, ठीक। तो यानी आपको जाहिर सी बात है निर्देश दे रहा है कि सबसे पहले आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करने के दो नियम है। पहला विधि हम पढ़ते हैं पंकित विधि और दूसरा हम पढ़ते हैं सारिक विधि। हालांकि विद्यार्थियों के लिए सारिक विधि ही सबसे बढ़िया है। तो अगर हमको यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्राप्त करना हो बाबू, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सारिक का निर्माण करते हैं। इस सारिक में जो इसके घटक हैं आई कैप जे कैप और की कैप, तो यहाँ आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे और की कैप लिखेंगे। अब जो पहले, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो सदिशों का सदिश वर्णन होता है यानी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ वेक्टर ए की वैल्यू दी गई, आई कैप का गुणांक कितना 1, जे कैप का कितना है 2, की कैप का गुणांक कितना है -2। क्योंकि वेक्टर ए पहले था तो इसके गुणांक पहले लिखे जाएंगे, वेक्टर बी बाद में है तो इसके बाद में, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये -1। अब कैसे गुणा कराते हैं, तो हम क्या करते हैं कि आई कैप ले लेंगे और आई कैप वाले कॉलम को और आई कैप वाले रो को कटा के 2 -2 3 और -1 लिखेंगे। फिर माइनस लेते हैं जे कैप वाला कॉलम और रो कटा 1 -2 2 और -1 हो जाएगा। फिर है आपका प्लस की कैप, ये की कैप वाला कॉलम और रो कटा देंगे 1 2 और 2 क्या हो जाएगा 3। अब करना क्या है पश्चात देखो, आई कैप 2 का गुणा -6 से तो -2, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, 3 दूनी 6, वह भी किस में बाबू माइनस में, माइनस जे कैप 1 का गुणा -6 से तो -1 और माइनस का चिन्ह रहना चाहिए, 2 दूनी 4, फिर प्लस के है तो के है के कैप, यहाँ 1 का गुणा 3 से तो 3 और -2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 गया तो आपके पास बचा है 4 आई कैप, ठीक। माइनस यह देखो माइनस माइनस प्लस 4 में से 1 गया तो 3 और ये भी प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में 3 जे कैप, और प्लस ना होकर के माइनस होगा, 3 में से 4 गया तो 1 और यहाँ लिख लेंगे के कैप। तो हमने यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्राप्त किया, जबकि प्रश्न में ये कहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड क्या होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर का मॉड बराबर होगा रूट में आई कैप के गुणांक का वर्ग यानी 4 का वर्ग, जे कैप के गुणांक का वर्ग यानी कि -3 का वर्ग और के कैप के गुणांक का वर्ग मतलब -1 का वर्ग। तो रूट में 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और प्लस 1, 16 9 25 और 1 26। तो यही हमारा आंसर होगा रूट में 26 मात्रक।